प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद के सभी 25 उदाहरणों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सभी उदाहरणों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। उदाहरण एक में बच्चों हमसे कहा गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो नीचे 3 बहुपद दिए गए हैं, हमें तीनों बहुपदों में उनकी प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। तो बच्चों, जैसा कि हमने अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, और हम जानते हैं कि बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अध्याय 2 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है, बहुपद में जो है चर होता है एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, उस चर की जो अधिकतम घात वाला पद होता है, उस पद का जो घातांक होता है, मतलब घात का जो अंक होता है, या उस पद की जो घात होती है, उसी को बहुपद कहा जाता है। देखते हैं, जो पहला भाग है उसमें हमें दे रखा है एक्स की घात 5 माइनस एक्स की घात 4 धन 3। यहाँ पर चर क्या है? एक्स है। ठीक है, तो बहुपद में चर x की अधिकतम घात क्या है? 5 है, x की घात 5। तो बहुपद में चर x की अधिकतम घात 5 है। तो यही हमारा उत्तर होगा कि जो दिया गया बहुपद है उसमें बहुपद की घात कितनी है? 5 है। तो बच्चों, यहाँ पे जो घातांक है उसका मतलब घात ही समझिए। घातांक का संधि विच्छेद होता है घात और अंक। ठीक है, तो घात, तो चर की अधिकतम जो घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो जो भी बहुपद हमें दिया गया है उसमें चर की अधिकतम घात को जो है वही हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे चर x है, x की अधिकतम घात 5 है, तो यहाँ बहुपद की घात हो गई 5। अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। बच्चों, प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दे रखा है ये दूसरा बहुपद। इस बहुपद को हमने लिख लिया 2 माइनस वाई की घात 2 माइनस वाई की घात 3 धन 2 गुणा वाई की घात 8। यहाँ पे जो चर है वो है y। ठीक है, और जो चर y है उसकी अधिकतम घात क्या है? y की घात 8। तो हम कह सकते हैं बहुपद में चर y की अधिकतम घात कितनी है? 8 है। तो बहुपद की भी घात कितनी हो जाएगी? 8। तो ये जो बहुपद दिया गया है इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 8। क्योंकि हम जानते हैं चर की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर चर है y की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी? 8 है। तो बहुपद की घात भी हो गई हमारी 8। तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें दे रखा है 2। तो दो को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई चर नहीं दिख रहा ना, हमको चर नहीं दिख रहा तो चर के रूप में ले आते हैं इसको। तो 2 को लिख दिया हमने 2 गुणा 1। एक को लिख सकते हैं हम x की घात 0 या y की घात 0, किसी की भी घात 0 होती है, वो 1 होता है। तो इसको हमने चर के रूप में लिख दिया, तो 2 बराबर लिख दिया 2 गुणा x की घात 0। अब 2 को लिख दिया हमने 2 गुणा x की घात 0। तो अब यहाँ पर चर क्या है? x है। x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 0 है। तो बहुपद में चर x की अधिकतम घात 0 है, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 0, यानी कि 0। तो जो हमें बहुपद दे रखा है उसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी? 0। तो बहुपद की घात हो जाएगी हमारी यहाँ पर 0। तो प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर क्या है कि बहुपद की घात है 0। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुपद हमने x मानना है और x की घात 0 आ रही है, तो बहुपद की घात हो जाएगी हमारी 0। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बहुपद की घात है हमारी 0। उदाहरण दो में बच्चों हमसे कहा गया है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 2 के 3 भाग हैं, भाग 1, 2 और 3। हमें तीनों भागों को सॉल्व करना है, हल करना है। तो एक एक करके हम तीनों भागों को हल करेंगे। तो आइए पहले भाग को हल करते हैं। पहले भाग में हमें x बराबर 1 पर पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। पहले तो हमने px का मान रख दिया, px बराबर जो दे रखा है हमें 5x² माइनस 3x प्लस 7, ये लिख दिया। फिर अब हमें क्या करना है, px में जो है जो भी px दे रखा है उसमें x बराबर 1 का मान रखना है, क्योंकि x बराबर 1 पर हमें मान निकालना है। तो हमने लिखा px बराबर 5x² माइनस 3x धन 7 में x बराबर 1 रखने पर। तो x की जगह 1 रखेंगे तो px को लिखेंगे p1, ठीक है, p1 कह सकते हैं बराबर 5x² है तो 5 गुणा x², x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3x है तो माइनस 3 गुणा x की जगह 1 रख दिया, प्लस 7 है तो प्लस 7 लिख दिया। अब बस इसको हल करना है हमें। तो p1 आ जाएगा हमारा, p1 आ जाएगा
5 गुणा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 3 गुणा 1 हो जाएगा 3, प्लस 7 है तो प्लस 7 लिख दिया। तो P1 आ जाएगा हमारा, देखो 5 गुणा 1 आएगा 5, फिर माइनस 3 धन 7, 7 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 4, ठीक है, प्लस के, तो ये होगा 5 + 4, 5 + 4 होता है 9, तो P1 आ गया हमारा 9। तो ये उत्तर हो गया हमारे प्रश्न के पहले भाग का। x बराबर 1 पर Px का मान कितना आया, 9, तो P1 आ गया हमारा 9। तो यहाँ पर प्रश्न का पहला भाग खत्म हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग की तरफ। बच्चों प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे कहा गया है y बराबर 2 पर qy बराबर 3y³ - 4y + √11 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, भाग 1 की तरह इसको हल करेंगे। तो पहले तो हमने qy लिख दिया, qy बराबर 3y³ - 4y + √11, ये हो गया। अब y बराबर 2 का मान रख देंगे, तो qy में जो है, जो qy दे रखा है 3y³ - 4y + √11, इसमें y बराबर 2 रखने पर y की जगह 2 रखेंगे तो qy हो जाएगा q2, ठीक है, क्योंकि y बराबर 2 रखा, बराबर 3y³ था, 3 को तो 3 लिखा, 3 को y³ है तो y की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, फिर -4y है तो -4, y की जगह 2 रखेंगे तो 2 रख दिया, प्लस √11 है तो प्लस √11 लिखेंगे। तो y2 आ जाएगा हमारा, q2 आ जाएगा हमारा, q2 जो है बराबर 3 को 3 लिखा, गुणा 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है, तो 3 गुणा 8 हो जाएगा ये, माइनस 4 गुणा 2 आ जाएगा 8, प्लस √11 है तो प्लस √11 लिख दिया। अब तो बहुत ही आसान है, Q2 हमारा कितना होगा, 3 गुणा 8 होता है 24, तो हमने 24 लिख दिया, -8 है तो -8 लिखा, प्लस √11 को वही लिखा। अब 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो ये आ गया 16 धन √11, तो Q2 आ गया हमारा 16 धन √11। ये हो गया हमारे भाग 2 का उत्तर। अब हम चलते हैं भाग 3 पर। बच्चों प्रश्न के तीसरे भाग में हमें कहा गया t बराबर a पर pt बराबर 4t⁴ प्लस 5t³ - t² + 6 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, पहले तो हमने pt को लिख दिया जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लिख देंगे कि pt बराबर जो दे रखा है उसमें t बराबर a रखने पर, क्योंकि हमसे कहा गया है, तो अब बस t की जगह a रख देंगे, तो pt हो जाएगा pa, क्योंकि t की जगह a रख देंगे, बराबर 4t⁴ है तो 4 को 4 लिखेंगे, t की जगह a लिखेंगे तो a⁴ हो जाएगा, प्लस 5 को 5 लिखा, t की जगह a लिखेंगे तो a³ हो जाएगा क्योंकि t³ था, माइनस t² है तो t की जगह a रखेंगे तो -a² हो जाएगा, प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख दिया। अब ये आगे हल नहीं हो सकता है, तो हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर यही होगा, pa बराबर 4a⁴ प्लस 5a³ - a² प्लस 6। यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 3 में बच्चों हमसे कहा गया है जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो हमें जांच पड़ताल करनी है कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x + 2 है उसको px मान लेंगे। तो हमने लिखा, मान लीजिए px बराबर x + 2, जो बहुपद दे रखा है उसको px मान लिया, तो मान लीजिए px बराबर x + 2 जो कि हमें दे रखा है। अब px बराबर जो x + 2 है उसमें पहला मान रख देते हैं जिसकी जांच करनी है, -2 की करनी है, तो x बराबर -2 रख देते हैं। तो x बराबर -2 रख देंगे तो p -2 हो जाएगा, बराबर x कितना है -2, तो -2 लिख दिया, प्लस 2 है तो +2 लिख दिया। अब -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, तो p -2 आ गया हमारा 0 यानी कि 0, ठीक है, p -2 आ गया 0। तो अगर किसी बहुपद का मान 0 आ जाता है तो कुछ मान रखने पर, तो वही मान जो है उस बहुपद का शून्यक होता है। तो इस -2 रखने पर x बराबर px का मान 0 आ गया, p -2 हमारा 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः -2 जो है वो बहुपद x + 2 का क्या है, एक शून्यक है, ठीक है। तो ये एक उत्तर हो गया, हमने जांच कर ली, -2 जो है दिए गए बहुपद x + 2 का एक शून्यक है। क्यों? क्योंकि दिए गए बहुपद x + 2 में x बराबर -2 रखने पर हमें 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जांच पड़ताल करेंगे हम 2 की, कि 2 जो है दिए गए बहुपद x + 2 का शून्यक है या नहीं। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हम px बराबर x + 2 जो बहुपद है उसमें x बराबर 2 का मान रख देंगे। तो p x की जगह 2 रखेंगे तो p2 हो जाएगा, p2 बराबर x की जगह 2 रखा, +2 है तो +2 किया, ठीक है, 2 + 2 हो जाएगा 4, तो p2 का मान आ गया 4। क्या ये 0 के बराबर आया? नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं p2 ≠ 0 या 0,
ठीक है, अब ये शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब x जो है, x बराबर 2 जो है, या कह सकें 2 जो है वो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम उत्तर लिख देंगे, अतः 2 जो है बहुपद x प्लस 2 का एक शून्यक नहीं है। तो ये एक उत्तर हो गया हमारा। तो हमने जांच कर ली, -2 शून्यक आ रहा है हमारा बहुपद x प्लस 2 का, और 2 जो है वो शून्यक नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। उदाहरण 4 में बच्चों हमसे कहा गया है बहुपद px बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, तो बहुपद एक दे रखा है हमें px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बहुपद px का शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद समीकरण px बराबर 0 या px बराबर 0 हमें को हल करके x का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो कोई भी बहुपद px दे रखा है, अगर उसका हमें शून्य ज्ञात करना है तो हमें वो जो बहुपद समीकरण दे रखा है उसको शून्य के बराबर रखना है और फिर x का मान ज्ञात करना है। तो जो भी x का मान आएगा वही उस बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ पे हमें बहुपद दे रखा है px बराबर 2x प्लस 1, तो हमें यहाँ पर px बराबर 2x प्लस 1 को शून्य के बराबर रखना होगा और x का मान ज्ञात करना होगा। तो px बराबर 0 रख देंगे, px है 2x प्लस 1, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। px की जगह रख देंगे 2x प्लस 1। अब एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बाईं तरफ ले जाएगा 2x बराबर दाईं तरफ हो जाएगा -1, क्योंकि ये एक दाईं तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना है तो 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, क्योंकि x के साथ 2 का गुणा हो रहा था। तो x बराबर आ जाएगा हमारा -1/2। यही हमारा शून्यक होगा दिए गए बहुपद का। तो हम कह सकते हैं कि अतः -1/2 जो है बहुपद 2x प्लस 1 या 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, -1/2। जो शून्यक ज्ञात करना है वो शून्यक हमारा क्या आया, -1/2। तो -1/2 हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। उदाहरण 5 में बच्चों हमसे कहा गया है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 जो है बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हैं या नहीं है। ठीक है, मतलब हमें सत्यापित करना है कि 2 और 0 जो है दिए गए बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हैं। तो बहुत ही आसान है बच्चों, हम जानते हैं कि जो शून्यक होते हैं वो मान रखने पर बहुपद का भी मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो दिए गए बहुपद x² माइनस 2x को px मान लेंगे। तो हमने मान लिया px बराबर दिया गया बहुपद x² माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया। अब पहले जो है हमें 2 को सत्यापित करना है, फिर 0 को करना है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया बहुपद है px बराबर x² माइनस 2x, उसमें x बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है। तो x बराबर 2 रखेंगे तो px हो जाएगा p2 या p2 कह लें, बराबर x² है तो x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2x है तो 2 की जगह 2 और x की जगह गुणा में 2 रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे तो p2 आ जाएगा हमारा बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस को माइनस लिखा, फिर 2 गुणा 2 आ गया 4, तो ये हो गया 4 माइनस 4। 4 में से 4 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 0 या कहते हैं 0। तो p2 आ गया हमारा 0। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब जो 2 है वो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो हम कहते थे कि अतः जो 2 है वो बहुपद x² माइनस 2x का एक शून्यक है। तो ये हमने सत्यापित कर दिया पहली चीज। अब शून्य को सत्यापित कर देते हैं। तो मान तो हम पहले ही चुके हैं px बराबर x² माइनस 2x। अब px बराबर x² माइनस 2x में x बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है। x बराबर 0 रखा तो ये हो गया p0 या p0 बराबर x² है तो x की जगह 0 रखेंगे या 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2x है तो 2 को तो 2 ही लिखा और x की जगह 0 रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे तो p0 या p0 आ जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर या 0 का स्क्वायर हो गया 0, माइनस 2 गुणा 0 हो गया 0, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0, तो p0 आ गया हमारा 0, ये भी 0 आ गया यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब जो 0 लिया था हमने x बराबर 0 वो भी एक शून्यक होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः 0 भी जो है दिए गए बहुपद x² माइनस 2x का एक शून्यक है। तो हमने इसको भी सत्यापित कर दिया। तो हमने दोनों चीजों को सत्यापित कर दिया कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक है। यही करना था बच्चों इस प्रश्न में हमको। बच्चों अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बच्चों ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं।
आई बटन पर आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उदाहरण 6 में बच्चों हमसे कहा गया है px को gx से भाग दीजिए, जहां पर px है हमारा x² प्लस 3x² माइनस 1 और gx है हमारा 1 प्लस x। तो हमें px को जो है gx से भाग देना है। तो समझते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले जो है चरण 1 होता है हमारा, मतलब स्टेप 1। सर्वप्रथम भाजक एवं भाज्य के पदों को घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाज्य जो है हमारा px है। ठीक है, ये क्या दे रखा है x प्लस 3x² माइनस 1। तो पहले तो इसको हमें व्यवस्थित करना है घातों के घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले भाज्य हो जाएगा हमारा बराबर जो px है। ठीक है, सबसे बड़ी घात वाले पद को पहले लिखेंगे तो 3x² प्लस फिर जो है दूसरा पद लिखेंगे जो उससे छोटी घात वाला है x है। फिर जो हमारा अचर राशि होती है, अचर जो होता है उसको लिखेंगे -1। ठीक है, तो इस तरह से भाज्य को हमने घटती हुई घातों के क्रम में लिख दिया। अब उसी प्रकार भाजक को भी हम करेंगे। तो भाजक हो जाएगा हमारा, सबसे पहले लिख देंगे x, फिर लिख देंगे +1। तो हमने भाज्य और भाजक दोनों को जो है घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप होता है, पहला चरण। अब चरण 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे देते हैं। इसको ऐसे समझिए, भाज्य का पहला पद कौन सा आ रहा है अभी, घटती घातों के क्रम में रखने पर 3x², उसको भाजक के पहले पद, भाजक का पहला पद कौन सा आ रहा है x, तो 3x² को जो है x से भाग देंगे। ठीक है, हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। भाज्य का पहला पद है 3x², उसको भाजक के पहले पद x से भाग देंगे। तो x से x कटेगा एक, तो आ जाएगा 3x। अर्थात हम 3x² को x से भाग देते हैं और हमें 3x प्राप्त होता है। यह जो हमें प्राप्त हुआ 3x, यही क्या हमारे भागफल का पहला पद होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने भागफल का पहला पद कैसे निकालना है वो सीख लिया है। जो भाज्य का पहला पद होता है उसमें भाग देते हैं भाजक के पहले पद से, तो जो भी आता है वही हमारे भागफल का पहला पद होता है। हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे भाज्य, भाजक और भागफल का पहला पद लिख लिया। अब जो अगला चरण है, चरण 3 या स्टेप 3, वो क्या है, हम भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाजक है x+1, इसको गुणा करते हैं भागफल के पहले पद से जो कि है 3x। तो x+1 का गुणा करेंगे 3x के साथ और इस गुणनफल को भाज्य से घटा देते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो गुणनफल आएगा इसको हम भाज्य यानी कि 3x² प्लस x माइनस 1 से घटा देंगे। अर्थात हम x+1 को 3x से गुणा करते हैं, तो x+1 को 3x से गुणा करेंगे। अब देखो x गुणा 3x होगा 3x² प्लस 1 गुणा 3x होगा 3x। ठीक है, तो ये आ गया। अर्थात हम x+1 को 3x से गुणा करते हैं और गुणनफल जो आएगा हमारा 3x² प्लस 3x को हम भाज्य जो है हमारा 3x² प्लस x माइनस 1 से घटाते हैं। इससे हमें जो शेषफल मिलेगा वो मिलेगा -2x माइनस 1 प्राप्त होता है। इसको समझ लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पे लिखा हमने भाज्य, यहाँ पे लिखा भाजक। ठीक है, भागफल का पहला पद हमें मिल गया 3x, तो 3x को हमने ऊपर लिख दिया। अब x+1 का गुणा 3x से किया हमने, तो आया हमारा 3x² प्लस 3x। तो हम 3x² प्लस 3x को यहाँ लिख देंगे। अब क्या होगा, हम यहाँ पर साइन बना देते हैं, चिन्ह। देखो ये प्लस था तो माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है तो माइनस लिख देंगे। अब घटाएंगे तो देखो ऊपर वाले 3x² से नीचे वाला 3x² कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, x में से -3x जाएंगे तो -2x बचेगा और ये -1 की तरह आ जाएगा। इसीलिए हमने कहा इसमें हमें शेषफल -2x माइनस 1 प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम अगले स्टेप में जाते हैं, स्टेप 4 या चरण 4। हम शेषफल जो -2x माइनस 1 आया उसको नया भाज्य मान लेते हैं। तो जो हमारा नीचे शेषफल आया था -2x माइनस 1, उसको नया भाज्य मान लेंगे। भाजक वही बना रहता है, तो भाजक हमारा x+1 ही बना रहेगा। अब चरण 2 को पुनः लागू करके, चरण 2 को दोबारा लागू करने पर हमें भागफल का अगला पद प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अर्थात नए भाज्य के पहले पद। ठीक है, तो जो नया भाज्य है -2x माइनस 1, इसका पहला पद क्या है -2x। तो नए भाज्य के पहले पद -2x को भाजक के पहले पद x, भाजक का पहला पद है x, से भाग देंगे और हमें -2 प्राप्त होता है। ठीक है, देखो -2x में नए भाज्य का पहला पद है -2x, उसमें भाजक के पहले पद x का भाग देंगे तो देखो x से x कट जाएगा तो हमें -2 मिलेगा। तो हमें -2 प्राप्त होता है। इस तरह भागफल का दूसरा पद -2 है।
तो अब जो हमें नए भाज्य में भाग दिया भाजक, नए भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग दिया, यानी कि -2x में x का भाग दिया, तो जो मिला हमें -2, वही क्या है, हमारे भागफल का दूसरा पद है। तो भागफल का दूसरा पद हमें प्राप्त हो गया -2। आगे बढ़ते हैं। हमने भागफल का दूसरा पद निकाल लिया है -2। तो आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 चरण 5 में। अब हम भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुणा करते हैं। तो भाजक कितना है हमारा x+1, उसको गुणा करेंगे भागफल के दूसरे पद से जो अभी निकाला हमने -2 से। तो देखिए x का गुणा -2 से होगा तो -2x, फिर 1 का गुणा -2 से होगा तो -2, तो ये आ जाएगा -2x -2। तो हम भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुणा करते हैं और इस गुणनफल को भाज्य से घटा देते हैं। अर्थात पहले हम क्या करेंगे, भाजक यानी कि x+1 को भागफल के दूसरे पद -2 से गुणा करते हैं। तो गुणनफल कितना है, -2x -2। अब इसको जो है हम भाज्य, जो बचा हमारा भाज्य, नया भाज्य कितना बचा था, -2x -1 बचा था। तो नए भाज्य -2x -1 से घटाते हैं। अब इससे जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1। इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ तक हमने पहले कर लिया था, -2x -1 बचा था हमारा। अब इसमें जो है यहाँ पर हमने हमारा जो भागफल का दूसरा पद है -2 आया, तो -2 ऊपर लिख दिया। अब इस -2 का गुणा करेंगे x+1 से, जो हम पहले ही कर चुके हैं। तो कितना आएगा, -2x -2। तो ये -2x -2 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे। तो देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब -2x से प्लस के 2x कट जाएंगे, और ये -1 है और ये +2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा हमारा। इसलिए शेषफल जो है हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह प्रक्रम मतलब यह प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि नए भाज्य की घात जो है भाजक की घात से कम नहीं हो जाती। इस चरण पर जो भाज्य होता है वही शेषफल हो जाता है। तो अब देखिए, अभी हमें जो मिला शेषफल वो कितना मिला, 1। अब 1 की घात जो है भाजक की घात से कम है, क्योंकि भाजक की घात जो है x की घात 1 है, तो भाजक की घात ज़्यादा है, और जो भी शेषफल मिला उसकी घात कम है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे हमारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह प्रक्रम हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि भाज्य की जो घात है भाजक की घात से कम नहीं हो जाती। और यहाँ पे जो भाज्य की घात है वो 0 है, क्योंकि 1 मिला, चर राशि मिली, जबकि भाजक की जो घात है वो 1 है, x की घात 1। ठीक है, तो अब जो भाज्य होगा वही शेषफल हो जाएगा, तो 1 हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, आखिरी चरण आ गया हमारा, चरण 6 स्टेप 6। इस तरह पूरा भागफल जो है वो कितना है, 3x - 2। जो ऊपर मिला हमें भागफल वो पूरा हमारा कितना है, भागफल का पहला पद और दूसरा पद। पहला पद था 3x, दूसरा पद था -2, तो हमारा पूरा भागफल हो जाएगा 3x - 2। पूरा भागफल हो गया हमारा 3x - 2, और शेषफल कितना हो गया, 1। शेषफल हो गया हमारा 1। तो जो हमारा भाज्य था 3x² + x - 1, 3x² + x - 1, 3x² + x - 1 बराबर हम लिख सकते हैं भाजक जो कि x+1 है, भाजक गुणा भागफल। भागफल कितना है, 3x - 2, 3x - 2 प्लस शेषफल। शेषफल 1 आया तो 1 लिख दिया। तो यही होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसको आप गुणा करके देख सकते हैं x+1 का 3x - 2 से, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें भाज्य प्राप्त होगा 3x² + x - 1। तो बच्चों, इस तरह से हमने px को gx में से भाग देना सीख लिया, और क्या हमारा भागफल आया 3x - 2, शेषफल कितना आया, 1 आया। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, कि जो भाज्य बराबर हमारा आ जाएगा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये प्रोसेस आपको समझनी है कि किस तरह से हमें px को gx में से भाग देना है, या हम कह लें जो भाज्य उसमें भाजक का भाग देना है। ठीक है, और किस तरह से भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। उदाहरण 7 में बच्चों हमसे कहा गया है 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग दीजिए। तो जैसा कि हम भाग देते हैं वैसे ही भाग देना है हमको। यहाँ पर हमने बना लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर भाज्य को लिख लिया 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1, और अब हम भाजक को लिख लेंगे x - 1 को। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भाज्य की सबसे बड़ी घात वाला पद है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक चीज ध्यान रखनी है हमको कि घातों के घटते क्रम में ही लिखना है। तो हालांकि प्रश्न में ही घातों के घटते क्रम में दे रखा है, इसलिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा, नहीं तो हमें घातों के घटते क्रम में लिखना पड़ता भाज्य और भाजक दोनों को।
अब हमें क्या करना होगा, जो भाज्य की सबसे बड़ी घात वाला पद है यानी कि 3 गुणा x की घात 4, उसमें भाग देंगे किसका, भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद को यानी कि x का। तो 3 गुणा x की घात 4 में भाग देंगे x का। तो 3 गुणा x की घात 4 में भाग दिया हमने x का, तो हमें कितना मिलेगा, देखो 3 तो मिलेगा ही, x की घात 4 में से x का भाग देंगे तो x की घात 3 मिलेगा, तो 3 गुणा x क्यूब मिला। तो 3 गुणा x क्यूब ऊपर लिख देंगे। अब 3 गुणा x क्यूब का गुणा करेंगे x माइनस 1 से, तो 3 गुणा x क्यूब का गुणा करेंगे x से तो मिलेगा 3 गुणा x की घात 4, माइनस 1 का गुणा करेंगे 3 गुणा x क्यूब से मिलेगा माइनस 3 गुणा x क्यूब। अब इसको घटा देंगे, तो घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलना होगा, तो चिन्ह बदल लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस था तो, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 गुणा x की घात 4 प्लस का है और 3 गुणा x की घात 4 माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अब क्या बचेगा हमारा, ये देखिए माइनस 4 गुणा x की घात 3 है और ये प्लस का 3 गुणा x की घात 3 है, तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा और माइनस 3x माइनस 1। अब इनके बीच में गैप क्यों रखा हमने, क्योंकि x की घात 2 का कोई पद नहीं था इसलिए, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा भागफल का पहला पद आ गया 3 गुणा एक्स क्यूब। अब भागफल का दूसरा पद निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अभी शेषफल आया है ये अब नया भाज्य हो गया। अब इस नए भाज्य में जो सबसे x की सबसे बड़ी घात है, ठीक है, ये आज कर लें चर की जो सबसे बड़ी घात है माइनस एक्स क्यूब, इसमें भाग देंगे जो भाजक की सबसे बड़ी घात यानी कि x का, तो माइनस एक्स क्यूब बटे x हो गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक x से एक x कट जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो भागफल का दूसरा पद आ गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे हम x माइनस 1 से, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो मिलेगा माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह बदल दिया हमने, माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, अब बस जोड़ लेंगे, तो ये माइनस एक्स क्यूब है, ये प्लस का एक्स क्यूब है, आपस में कट गया, तो क्या बचा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब जो नया भाज्य आया, शेषफल जो है वही नया भाज्य होता है। अब नए भाज्य में चर की सबसे बड़ी घात वाला पद क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रफ में हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भाग देंगे भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद का यानी कि x का, तो माइनस एक्स स्क्वायर में भाग देंगे x का तो बचेगा माइनस एक्स, तो भागफल का अगला पद आ गया हमारा माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का गुणा करेंगे x माइनस 1 से, तो माइनस एक्स का गुणा करेंगे x से तो मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का गुणा करेंगे माइनस 1 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है, 1 गुणा एक्स हो जाएगा x। अब चिन्ह बदल देते हैं, तो माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, क्योंकि घटाना होता है इसलिए चिन्ह बदलना होगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस 3x है, ये माइनस एक्स है, तो माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस 1 वैसे की वैसे ही आ गया हमारा। अब नया जो शेषफल है वही नया भाज्य है, ठीक है, क्योंकि अभी भी देखिए जो नया शेषफल है उसमें जो है उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो भाजक की सबसे बड़ी घात के बराबर है, तो छोटे होनी चाहिए थी घात, तो अभी भी भाग जाएगा। तो अब जो नया भाज्य है माइनस 4x, उसमें भाग देंगे भाजक की सबसे बड़ी घात का, ठीक है। तो नया जो भाज्य है उसमें सबसे बड़ी घात वाला पद है माइनस 4x, तो माइनस 4x में भाग देंगे भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद का यानी कि x का, माइनस 4x अपॉन एक्स, एक्स कट जाएगा तो माइनस 4 आएगा, तो भागफल का अगला पद आ गया हमारा माइनस 4। अब माइनस 4 का गुणा करेंगे x माइनस 1 से, तो माइनस 4 का गुणा x से करेंगे तो माइनस 4x, और माइनस 1 का गुणा माइनस 4 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। अब चिन्ह बदल देते तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाने के लिए चिन्ह बदलना होता है। माइनस 4x और प्लस 4x ये आपस में कट जाएंगे, और ये माइनस 1 और माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 5। अब देखिए माइनस 5 में कोई भी x का पद नहीं है और भाजक में x का पद 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब भाजक की घात बड़ी है जो नया शेषफल आया उससे। तो अब यहाँ पर हमारी प्रक्रिया हो जाती है समाप्त। तो अब हमारा जो भागफल आया वो क्या था, पूरा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा भागफल हो गया, और शेषफल कितना आ गया हमारा -5। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है भागफल है हमारा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और शेषफल है हमारा -5। तो भागफल और शेषफल ही ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 8 में बच्चों हमसे कहा गया है px बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स क्यूब प्लस 1 में भाग देना है x प्लस 1 का, तो हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 1 और x प्लस 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, भाग देने के लिए हमें देखना होता है घातों के घटते क्रम में लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें दोनों बहुपद घातों के घटते क्रम में दे रखे हैं, इसलिए एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा और एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 लिखा।
अब एक्स क्यूब प्लस वन को इतना दूर क्यों लिखा प्लस वन को, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स के पद नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा दूर लिखा। ठीक है, अब हमने रफ का एरिया ले लिया। रफ में हमें क्या करना है, जो हमारा भाज्य है एक्स क्यूब प्लस वन, उसमें एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, या चर की सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, एक्स क्यूब। उसमें भाग देंगे किसका, जो भाजक है हमारा एक्स प्लस वन, उसमें चर यानी कि एक्स के सबसे अधिक घात वाले पद की यानी कि एक्स की। तो इससे हमें जो है भागफल की पहली पद मिलेगी। तो एक्स क्यूब में भाग देंगे एक्स का, एक्स क्यूब में एक्स का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे भागफल की पहली पद है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स प्लस वन से करेंगे और नीचे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस एक का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब इनके चिन्ह बदल देंगे, दोनों प्लस प्लस हैं तो माइनस माइनस हो गए। अब बस दोनों को जोड़ देंगे चिन्ह बदलने के बाद, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, एक ऊपर वाला प्लस का एक्स क्यूब है, नीचे वाला माइनस का एक्स क्यूब है। तो अब क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन। ठीक है, अब ये जो नया हमें भाज्य मिला, ठीक है, इसमें चर यानी कि x की सबसे बड़ी घात का पद क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें फिर से भाग देंगे भाजक के चर के सबसे बड़ी घात वाले पद का यानी कि x का। तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स करेंगे, रफ में माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स करेंगे तो माइनस का चिन्ह तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x मिलेगा, तो माइनस एक्स आएगा। तो भागफल का दूसरा पद मिल गया हमें माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का गुणा करेंगे एक्स प्लस वन से और यहाँ नीचे लिख देंगे, तो माइनस एक्स गुणा एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का गुणा एक से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब दोनों के चिन्ह बदल देते हैं, दोनों माइनस माइनस है, दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। अब बस जोड़ देंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कट जाएगा आपस में, ये प्लस का एक्स हो गया है, तो प्लस का एक्स और ये प्लस के एक को वापस लिख दिया हमने। अब नया भाज्य आया। ठीक है, हमें ये भी देखते चलना है कि जो नया भाज्य आ रहा है उसकी घात कम हो जाए अगर भाजक से, तो फिर वहीं रोक देंगे। परंतु यहाँ पर नए भाज्य की घात x की घात एक है और भाजक की भी x की घात एक है, बराबर है, तो यहाँ पर भी हमें आगे बढ़ना होगा। अब नए भाज्य में जो है x की अधिकतम घात वाला पद क्या है, x, तो x में भाग देंगे भाजक के सबसे अधिकतम घात वाले पद का यानी कि x का। तो रफ में x बटे x करके देखेंगे तो x बटे x आएगा एक, तो भागफल का अगला तीसरा पद आ गया हमारा प्लस एक। ठीक है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लगा होगा, प्लस एक। एक का गुणा एक्स प्लस वन से करेंगे तो एक्स प्लस वन ही मिलेगा। अब दोनों के चिन्ह बदल देते हैं, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब जो है एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा हमारा पूरा, क्योंकि ऊपर वाला एक्स प्लस वन प्लस का है, नीचे वाला माइनस एक्स और माइनस वन है। तो कितना मिलेगा हमें, शेषफल शून्य। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, शून्य। यही हमें ज्ञात करना था, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है शेषफल बराबर शून्य। उदाहरण 9 में बच्चों हमसे कहा गया है एक बहुपद दे रखा है x की घात 4 धन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, इसको हम शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो जिससे भाग देना है उसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो x माइनस वन से भाग देना है तो x माइनस वन का शून्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो x माइनस वन बहुपद है उसको शून्य के बराबर रख देंगे। तो x माइनस वन बराबर शून्य रख दिया, उससे हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो माइनस एक को जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो एक मिलेगा, तो x बराबर वन मिला हमें, एक x बराबर एक। अब ये x बराबर एक जो आया हमारा वो x माइनस एक का शून्य है, तो x माइनस वन का शून्य क्या आ गया हमारा, एक आ गया। अब यहाँ पर px हमने मान लिया जो हमें दिया गया बहुपद है जिसमें भाग देना है, x की घात 4 धन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर धन x धन एक। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना होगा, शेषफल प्रमेय के अनुसार जो हमारा x माइनस एक का शून्य आया है एक, x बराबर वो रखना होगा जिसमें भाग देना है। तो px में भाग देना है, तो px बराबर x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस वन में x बराबर वन रख देंगे, क्योंकि x बराबर वन हमारा आया था शून्य x माइनस वन का जिससे भाग देना था। तो यहाँ पर x बराबर एक रख देंगे। ठीक है, तो जो भी मिलेगा हमें वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो x बराबर एक रखा तो px हो गया p1 बराबर x की घात 4 है तो एक की घात 4 प्लस प्लस लिख दिया, x क्यूब है तो x की जगह एक रखेंगे तो वन क्यूब हो जाएगा, माइनस टू को माइनस टू लिखा, गुणा में एक्स स्क्वायर है तो x की जगह एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर, प्लस x है तो x की जगह एक रखेंगे, प्लस वन तो प्लस वन लिख दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो p1 हमारा आ जाएगा, देखो एक की घात 4 एक रहेगा, प्लस को प्लस लिखा, एक की घात 3 भी एक रहेगा, माइनस दो को माइनस दो लिखा, गुणा में एक का स्क्वायर है वो एक रहेगा, प्लस वन को प्लस वन ही लिखा। अब देखिए P1 कितना आया,
1 + 1 ये 2 हो गया, माइनस को माइनस लिखा, 2 × 1 2 हो गया, और अंत में 1 + 1 ये भी 2 हो गया। अब 2 से 2 को काट देंगे तो बचेगा 2, तो P1 आ जाएगा हमारा 2। ये जो 2 आया यही हमारा क्या है, शेषफल है। अतः हम कह सकते हैं, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार दिए गए बहुपद x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर हमें शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है शेषफल बराबर 2। उदाहरण 10 में बच्चों हमसे कहा गया है कि जांच पड़ताल कीजिए कि बहुपद QT बराबर 40³ + 40² - t - 1 जो है वो 2t + 1 का एक गुणज है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, हमने अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है कि QT जो है बहुपद 2t + 1 का एक गुणज केवल तब होगा जब 2t + 1 से QT को भाग देने पर कोई शेष न बचता हो, अर्थात शेषफल 0 आता हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, QT में 2t + 1 का भाग देना होगा और शेषफल ज्ञात करना होगा। तो QT में 2t + 1 का भाग देने के लिए हमें पहले 2t + 1 का शून्य ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, 2t + 1 को शून्य के बराबर रखना होगा। शून्य के बराबर रख दिया, तो अब ये जो 1 है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो 2t बराबर -1 आ जाएगा। अब 2t बराबर -1 आ गया। अब t बराबर ज्ञात करना है हमें, तो 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो t बराबर -1/2 आ गया हमारा। तो हम कह सकते हैं t बराबर -1/2 जो है वो 2t + 1 का शून्यक है। अब 2t + 1 के शून्यक को हम QT में रख देंगे, तो QT बराबर जो दे रखा है हमें 40³ + 40² - t - 1, इसमें जो है हम t बराबर -1/2 रख देते हैं, क्योंकि ये जिसे भाग देना था 2t + 1 उसका एक शून्यक है। अब t की जगह -1/2 रख देंगे, तो QT है तो q -1/2 बराबर 4 को 4 लिखा, t³ है तो t की जगह -1/2 रखा, तो -1/2 का क्यूब, प्लस 4 है तो +4 लिखा, t² है तो t² -1/2 का स्क्वायर, माइनस t है तो माइनस, और फिर t को -1/2 लिखा, -1 है तो -1 लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों। q -1/2 बराबर 4 को 4 लिखा, -1/2 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 होगा, बटे में 2 का क्यूब 8 होगा, तो ये -1/8, प्लस 4 को +4 लिखा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, और बटे में 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये 1/4। अब ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा +1/2, -1 है तो -1 लिख दिया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं हम, तो q -1/2 कितना होगा, देखो -1/8 है, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 8 में 4 का भाग देंगे तो बचेगा 2, और 4 में 4 का भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये आ जाएगा -1/2, प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1, +1/2 -1 को लिख लिया हमने। अब देखिए ये जो q -1/2 ये कितना होगा, -1/2 से 1/2 कट जाएगा, और 1 से 1 कट जाएगा तो 0 आएगा, 0 आएगा, तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो अतः QT को 2t + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना है, 0 है, 0 है, ये हमने निकाल लिया। तो अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः 2t + 1 दिए हुए बहुपद QT का एक गुणनखंड है, अर्थात QT जो है 2t + 1 का एक गुणज है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ इस प्रश्न का, कि हाँ, हमने जांच कर ली, जो QT जो है वो 2t + 1 का एक गुणज है। तो हमारा उत्तर हो गया कि हाँ, QT जो है 2t + 1 का एक गुणज है। यही हमें जांच करनी थी, तो हमने इसकी जांच पड़ताल कर ली। उदाहरण 11 में बच्चों हमसे कहा गया है जांच कीजिए, मतलब हमें जांच पड़ताल करनी है किसकी, कि x + 2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और बहुपद 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें दो बहुपद दिए गए हैं x³ + 3x² + 5x + 6, और दूसरा बहुपद दिया गया है 2x + 4। हमें बताना है कि x + 2 जो है इन दोनों बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, हमने अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने हमारे अध्याय 2 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 2 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि x + 2 किसी भी बहुपद px का एक गुणनखंड तभी होगा जब x + 2 से px को भाग देने पर हमें शेषफल 0 मिले, 0 मिले। और शेषफल 0 मिले उसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि ये जो x + 2 दिया गया है, ठीक है, जो गुणनखंड है या नहीं जिसकी जांच पड़ताल करनी है, उसका पहले हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो x + 2 का शून्यक क्या होगा, x + 2 = 0 कर देंगे हम, x + 2 = 0 कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे।
तो x प्लस टू इक्वल टू 0 कर दिया। अब 2 क्या चला जाएगा दाईं तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू -2 आ गया हमारा। ठीक है, तो x प्लस टू का शून्य क्या आएगा -2, x इक्वल टू -2 आ गया। अब ये px में जो है हम x इक्वल टू -2 का मान रख देंगे। दोनों जो px होंगे हमारे, जो दोनों बहुपद हैं जिनका गुणनखंड है कि नहीं ज्ञात करना है, उसमें x इक्वल टू -2 रख देंगे। और अगर x इक्वल टू -2 रखने पर उस बहुपद px का मान 0 आ गया, 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि शेषफल 0 है और वो x प्लस टू जो है गुणनखंड होगा। और अगर px में x इक्वल टू -2 का मान रखने पर शेषफल मान रखने पर 0 नहीं मिला, 0 नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस टू से px को भाग देने पर शेषफल 0 नहीं है और x प्लस टू उस px का गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए अब एक एक करके x इक्वल टू -2 का मान रख देते हैं दोनों बहुपदों में। तो अब पहले बहुपद के लिए हल कर लेते हैं। तो पहले बहुपद को हम मान लेते हैं px इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो px मान लिया हमने जो पहला बहुपद है इसके लिए। अब यहाँ पर px में x का मान रख देंगे -2, x इक्वल टू -2। तो x की जगह -2 रखेंगे तो p -2 कितना होगा इक्वल टू x³ है, x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 3 लिखा इंटू x² है, x क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 लिखा, इंटू में x है तो इंटू में -2 रख दिया x की जगह, प्लस 6 है तो प्लस 6 कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं तो p -2 इक्वल टू आ जाएगा -2 का क्यूब कितना आएगा, -2 को 3 बार गुणा करेंगे तो -8 आएगा, प्लस 3 है 3 लिख दिया, -2 का स्क्वायर आएगा 4, वो लिख दिया 4 हमने, फिर प्लस है लेकिन ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 गुणा 2 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा -10, प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख दिया। अब p -2 कितना होगा देखिए -8 प्लस 3 गुणा 4 12 और ये -10 प्लस 6 -4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं p -2 इक्वल टू, ये देखो -8 और -4 हो जाएगा -12 और ये है प्लस के 12, तो ये हो जाएगा 0। तो p -2 आ गया 0, p -2 0 आ गया, इसका मतलब शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 2 है वो दिए गए बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। तो ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब हम इसको चेक कर लेंगे 2x प्लस 4 के लिए भी। अब दूसरे बहुपद के लिए इसको हल कर लेंगे जो हमें दे रखा है प्रश्न में 2x प्लस 4। तो हम मान लेते हैं px इक्वल टू 2x प्लस 4। अब px में x इक्वल टू -2 का मान रख देंगे तो p -2 हो जाएगा इक्वल टू 2x है तो 2 इंटू एक्स की जगह -2 रख दिया, प्लस 4 है तो प्लस 4 लिख दिया। तो p -2 कितना आ जाएगा देखिए, 2 गुणा -2 होगा -4 प्लस 4 ये है ही, और -4 और प्लस 4 कितना होगा 0। तो p -2 आ गया हमारा 0, इसका मतलब शेषफल 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 2 है अतः x प्लस 2 दिए गए बहुपद 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ प्रश्न के दूसरे भाग का कि हाँ x प्लस 2 दिए गए बहुपद 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। तो हमने सीखा कि कैसे जो हमें दिया गया होता है एक छोटा बहुपद, उसको ज्ञात करना होता है कि वो एक गुणनखंड है कि नहीं दिए गए बहुपद का, उसे कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बच्चों, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उदाहरण 12 में बच्चों हमसे पूछा गया है कि यदि x माइनस 1 जो है वो 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो x माइनस 1 है वो दिए गए बहुपद 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। उस स्थिति में हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पर px बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k है। तो हमने लिख दिया, माना कि px बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, हमने अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में भी पढ़ा है कि यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है तो x माइनस 1 से px को भाग देने पर शेषफल 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हम अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 2 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 2 के परिचय का वीडियो और अन्य वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे।
तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो x माइनस 1 है उसका शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, x माइनस 1 को शून्य के बराबर लिख देंगे। x माइनस 1 इक्वल टू शून्य, जीरो कर दिया। माइनस 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 मिल गया। यही x माइनस 1 का शून्यक है। अब क्या करना होगा, हमें px में जो है x माइनस 1 के शून्यक का मान रखना होगा। तो x माइनस 1 का शून्यक है 1, तो px में x बराबर 1 रखने पर, तो px में x बराबर 1 रखेंगे तो p1 हो जाएगा। ये शून्य के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 जो है वो दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और यदि गुणनखंड होगा तो x माइनस 1 के शून्यक का मान px में रखने पर हमें शून्य मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो x माइनस 1 के शून्यक का मान है 1, तो 1 रखेंगे हम px में, तो p1 ये किसके बराबर मिलेगा, हमें शून्य के बराबर मिलेगा। इसी से हम k का मान ज्ञात करेंगे। अब तो बहुत ही आसान हो गया ये, p1 बराबर 0 रख देंगे हम और k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जो px बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k है, इसमें x का मान 1 रख देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 4x³ तो 4 तो 4 है, x³ x की जगह रखेंगे 1, तो 1³ प्लस 3x² प्लस 3 लिखा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1² माइनस 4x, तो माइनस 4 गुणा 1 हो जाएगा, x की जगह 1 रख देंगे, प्लस k इक्वल टू 0। अब बहुत ही आसान है, 4 को 4 लिखा, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, प्लस 3 को 3 लिखा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 4 को 4 लिखा, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इंटू 1 को लिख दिया 4, प्लस के है तो प्लस के इक्वल टू 0 लिख दिया। 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, माइनस 4 है ये, प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस का 4 था, ये माइनस का 4 था, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 प्लस के इक्वल टू 0। 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो के इक्वल टू आ गया माइनस 3, और हमसे के का ही मान पूछा था, के का मान कितना आ गया माइनस 3, तो हमारा उत्तर होगा के इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 जो है हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का बच्चों। उदाहरण 13 में बच्चों हमसे कहा गया है मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। तो हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है 6x² प्लस 17x प्लस 5। हमें दो मेथड से, दो तरीकों से इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। पहला तरीका हमसे कहा गया है मध्य पद को विभक्त करके, और दूसरा तरीका कहा गया है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। तो पहले हम पहले तरीके से इसको हल कर लेते हैं, मध्य पद को विभक्त करके, फिर हम गुणनखंड प्रमेय से भी इसे करेंगे। तो सबसे पहले मध्य पद को विभक्त करने के लिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर ax² को वही लिखा, प्लस b को हम लिख सकते हैं p प्लस q, और x को फिर xc लिखा प्लस c। तो ये हमारा किसके बराबर है, दिए गए द्विघात समीकरण 6x² प्लस 17x प्लस 5k। अब बच्चों यहाँ पर हम अगर इक्वेट कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म से दिए गए द्विघात समीकरण को, तो ax² को 6x² से इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो हमें a कितना मिलेगा 6 मिलेगा। उसी प्रकार x के गुणनखंड को करेंगे तो bx 17x के बराबर आएगा, तो b आ जाएगा हमारा 17, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारा, जो अचर पद है वो कितना है 5, तो c आ जाएगा हमारा 5 के बराबर। अब मध्य पद को विभक्त करके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो हमें ऐसी दो संख्याएं p और q ज्ञात करनी होंगी जिसमें कि p प्लस q जो है वो b के बराबर हो, और p और q का जो गुणनफल है, गुणा है, वो a गुणा c के बराबर हो। ऐसे ही हमें p और q दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो p प्लस q b के बराबर होगा, b कितना 17, और p गुणा q किसके बराबर होगा a गुणा c के, और a है 6, b है c है 5, तो p गुणा q a गुणा c के बराबर होगा, a है 6 और c है 5, तो 6 गुणा 5 के बराबर होगा, 6 गुणा 5 होता है 30, तो p गुणा q होगा 30। अब हम आइए 30 के गुणनखंड युग्मों को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे 30 के। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, जिसका गुणनफल 30 हो, और अभाज्य गुणनखंड 1 और 30 इन दोनों का गुणनफल 30 होगा, 2 और 15 इनका भी गुणनफल 30 होगा, 3 और 10 इनका भी गुणनफल 30 होगा, 5 और 6 इनका भी गुणनफल 30 होगा, ठीक है। अब दोनों में माइनस भी लगा सकते हैं, -1 -30, माइनस से माइनस कट जाएगा, -2 -15, -3 -10, -5 -6, वो भी हो सकता था।
अब इन युग्मों में से ये जो हमें 4 ऑप्शन मिले हैं, इसमें से देखिए किनका योगफल 17 के बराबर हो रहा है, क्योंकि p प्लस क्यू 17 होना चाहिए। तो 1 और 30 तो 31 होंगे, 2 और 5 17 होंगे, 3 और 10 13 होंगे, 5 और 6 11 होंगे। तो 2 और 15 जो है वो कितने होंगे हमारे 17 होंगे। तो इन युग्मों में से हम कह सकते हैं कि 2 और 15 के युग्म जो है वो p प्लस क्यू 2 प्लस 15 17 हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमारे गुणनखंड पी और क्यू क्या मिल गया हमें, जो हमें पी और क्यू निकालने थे वो 2 और 15, क्योंकि 2 और 15 का जो सम है, एडिशन है, योग है, वो कितना आ रहा है 17, और उनका गुणनफल कितना आ रहा है 2 और 15 का 30। ठीक है, तो P और Q हमें मिल गए 2 और 15, तो हम P को 2 मान लेंगे और Q को 15 मान लेंगे। तो बच्चों अब हम जो है P को मान लेते हैं 2 और Q को मान लेते हैं 15। अब बहुत आसान है, 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको क्या लिख सकते हैं 6x², और जो 17x है उसे 2 भागों में लिखना होगा, तो P प्लस क्यू, ठीक है, P प्लस क्यू के रूप में लिखना होगा। तो P है 2, तो 2 प्लस Q है 15, तो प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 5 लिख दिया, वैसे की वैसे 2 प्लस 15 17 ही होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, ताकि हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाए। अब देखिए 6x² को हमने वही रखा, प्लस अब ये ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, प्लस 15 इंटू एक्स हो जाएगा 15x, प्लस 5 है तो प्लस 5 लिख दिया। अब इक्वल टू, अब देखिए शुरू के जो 2 पद है उनमें क्या कॉमन आ रहा है, 6x² और 2x में से 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लिया। 6x² में से 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 3x। देखिए 2x इंटू 3x होगा 6x², प्लस 2x में से 2x कॉमन लिया तो बचा 1। अब दूसरी तरफ भी हम, तो ये आ गया हमारा 3x प्लस 1, तो दूसरी तरफ भी 3x प्लस 1 हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए 15x प्लस 5 में से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो 15x में से 5 कॉमन लिए तो बचेगा 3x, प्लस 5 में से 5 कॉमन लिया तो बचेगा 1। अब देखिए दोनों तरफ 3x प्लस 1 आ रहे हैं, तो दोनों के 3x प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, इक्वल टू 3x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस 5। तो ये गुणनखंड आ गए हमारे 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। तो ये एक उत्तर हो गया हमारा, ये हमने मध्य पद को व्यक्त करके निकाल लिया। अब हम इसी प्रश्न को हल करेंगे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। तो आइए बच्चों, अब इस प्रश्न को जो है हम, इस उदाहरण को गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो द्विघात समीकरण दिया है उसमें x² के पद के साथ जो गुणनखंड है उसको कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पर 6x² है, x² के साथ 6 है, तो 6 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा, 6x² में से 6 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 17x में से 6 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 17/6x, प्लस 5 में से भी 6 कॉमन लिया तो बचेगा प्लस 5/6। इसको हम मान लेंगे 6 को तो सही रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है द्विघात समीकरण x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, इसको हम px मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू px। अब मान लेते हैं कि a और b जो है इस वाले px के, ठीक है, x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, इसके शून्य क्या है, a और b इस px के शून्य के हैं। तो अगर a और b इस px के शून्य के हैं तो 6x² प्लस 17x प्लस 5 ये किसके बराबर था, 6 इंटू px के, तो 6 को तो 6 लिखा, और px के शून्य क्या है a और b, तो px को फिर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस a इंटू x माइनस b, ये लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ए भी किसके बराबर होगा, 5/6 के बराबर होगा, क्योंकि देखो 6 इधर जाएगा तो 5/6 मिलेगा हमें, ठीक है, ए इधर जाएगा तो 5/6 मिलेगा, फिर ए बी का गुणनखंड आएगा 5/6 के बराबर। आइए अब हम ए और बी के लिए कुछ संभावनाएं देख लेते हैं कि ए और बी के मान क्या क्या हो सकते हैं। ए और बी के मान प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, प्लस माइनस 1/3 हो सकता है, प्लस माइनस 5/2 हो सकता है, प्लस माइनस 5/3 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है। यही गुणनखंड हो सकते हैं ए और बी के लिए, तभी जो है ए और बी का गुणनफल जो है 5/6 आएगा। ए और बी के संभावित मान हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना होगा, इनमें से कोई एक मान जो है रख के देखना होगा, ठीक है। तो हम px में x बराबर माइनस 1/3 रख देते हैं। अब आप कहेंगे कि 1/2 क्यों नहीं रखा, या प्लस के 1/3 क्यों नहीं रखा, तो आप कुछ भी मान रख के देख सकते हैं। प्रश्न को समझाने के लिए हमने x बराबर माइनस 1/3 रखा है, ताकि कम समय में आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। तो x बराबर माइनस 1/3 हम रख देते हैं, आप चाहें तो कुछ भी मान रख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर माइनस 1/3 रखेंगे तो p माइनस 1/3 बराबर किसके होगा, अब देखिए x² है
तो -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 17/6 है तो 17/6, x की जगह रख देंगे -1/3, प्लस 5/6 तो प्लस 5/6 रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो -1/3 का स्क्वायर होगा 1/9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर ऊपर 1 रहेगा, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 17 गुणा 1 ऊपर 17 हो जाएगा, नीचे 6 गुणा 3 18 हो जाएगा, प्लस 5/6 है। अब जो है एलसीएम ले लेंगे, तो 9, 18 और 6 का एलसीएम आएगा 18। अब देखिए बटे में 9 है और एलसीएम आया था 18, तो इसमें एक में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 गुणा 2, फिर माइनस का साइन लगा दिया। अब 17 के बटे में तो 18 ही था, यहाँ भी बटे में 18, तो 17 का गुणा किसी से नहीं होगा, 17 ही लिख देंगे। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। 5 के बटे में 6 है, एलसीएम हमारा 18 आया था, तो 5 में 3 का गुणा होगा, तो 5 गुणा 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 गुणा 2 आ जाएगा 2, -17 को -17 लिखा, प्लस 5 गुणा 3 हो जाएगा 15, बटे में 18 है ही। अब 2 और 15 ये हो जाएंगे 17, 17 - 17 हो जाएगा 0 0, तो ये आ जाएगा 0 बटे में 18। तो p -1/3 हमारा आ गया 0/18, 0/18, 0 बटे कुछ भी हो वो 0 ही आता है, तो p -1/3 आ गया हमारा 0। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो है x बराबर -1/3 रखा, तो जो है हमारे px का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब ये माइनस का साइन बदलना पड़ेगा, हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो x + 1/3 जो है दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, तो x + 1/3 ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो पहला गुणनखंड हमने निकाल लिया, अब हम दूसरा गुणनखंड निकालते हैं इसी मेथड से, इसी तरीके से। संभावित मान हम a और b के निकाल ही चुके हैं। अब हम px में x बराबर -5/2 रख देते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं इनमें से, परंतु हम -5/2 रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि -5/2 रखने से px 0 आ जाएगा। ठीक है, ताकि आपका जो ये सवाल का हल है ये जल्दी से आपको समझ में आ जाए और आपका समय व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना हो। तो p -5/2 रख दिया हमने, बराबर x², x -5/2 है तो -5/2 का स्क्वायर, प्लस 17/6x, तो 17/6 x का मान रख दिया -5/2, प्लस 5/6 वो रख दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो माइनस माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो -5 का स्क्वायर होगा 25, बटे में 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा 4। ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, ऊपर 17 गुणा 5 हो जाएगा 85, नीचे 6 गुणा 2 हो जाएगा 12, प्लस 5/6 लिख दिया। अब 4, 12 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 आएगा, तो हमने एलसीएम ले लिया 12। अब 25 के बटे में 4 था तो इसलिए 25 का गुणा 3 से होगा क्योंकि एलसीएम 12 था, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। 85 के बटे में 12 था तो 85 का गुणा किसी से नहीं होगा, प्लस 5 के बटे में 6 है, एलसीएम 12 है तो 5 का गुणा होगा 2 से। अब इसको हल कर लेते हैं, 25 गुणा 3 आएगा 75, -85 है तो -85 लिख दिया, प्लस 5 गुणा 2 आएगा 10, बटे में 12 है तो बटे में 12 लिख दिया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं बच्चों, तो देखिए 75 + 10 85 और ये है -85, तो ये हो जाएगा 0, तो ये आ गया हमारा 0, बटे में 12 है। अब 0 के बटे में कुछ भी रहे आंसर तो 0 ही आता है, तो p -5/2 आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि x + 5/2 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, बहुपद जो px है ये इसका एक गुणनखंड होगा, क्योंकि -5/2 रखा था x बराबर, इसलिए x + 5/2, तो x + 5/2 जो है बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। तो x + 5/2 भी जो है इस बहुपद px बहुपद का एक गुणनखंड है। तो 6x² + 17x + 5 ये किसके बराबर था, 6 × px। ठीक है, 6 को 6 लिखा, px को क्या लिखेंगे, x + 1/3 × x + 5/2 ये लिख दिया हमने। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रखा हमने, बाईं तरफ दाईं तरफ 6 को 6 लिखा, 6 को। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 के अपॉन में 3 था ही, तो अब 1 ही रहेगा, ये अपॉन में पूरे में 3 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, x के अपॉन में कुछ नहीं तो 2x हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन पूरे के 2 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए 3 × 2 6 होगा, इससे ये 6 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 3x + 1 × 2x + 5, तो हमें मिला 3x + 1 × 2x + 5। यही हमारा उत्तर आया था, हमने जब मध्य पद से व्यक्त करके इसको हल किया था। तो गुणनखंड प्रमेय से भी हमारा उत्तर यही आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 3x + 1 × 2x + 5।
उदाहरण 14 में बच्चों हमसे कहा गया है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो हमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है और गुणनखंड करने हैं दिए गए बहुपद y² माइनस 5y प्लस 6 के। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये जो बहुपद दिया गया है वो y के पद में दिया गया है, चर y है तो py मान लेंगे बराबर जो भी बहुपद दिया गया है y² माइनस 5y प्लस 6। अब मान लेते हैं कि a और b py के शून्यक हैं, a और b दिए गए बहुपद के शून्यक है, ये हमने मान लिया। तो अगर a और b दिए गए बहुपद के शून्यक हैं तो py बराबर हम क्या लिख सकते हैं y माइनस a इंटू वाई माइनस बी, क्योंकि a और b हमने मान लिया है py के शून्यक हैं। तो py को लिख सकते हैं y माइनस a इंटू वाई माइनस बी। हम जानते हैं कि इसका जो है अचर पद a b होगा, क्योंकि देखो y का गुणा y से करेंगे तो y² आएगा, फिर माइनस ay, फिर माइनस by, फिर प्लस के ab, ठीक है, माइनस माइनस प्लस के ab। तो अचर पद ab होगा, ठीक है, जिसमें कोई भी चर नहीं होगा, y नहीं होगा, वो पद ab होगा। और दिए गए बहुपद में अचर पद कौन सा है 6 है 6 है, तो ab किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। इसलिए py के गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम 6 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, 6 के गुणनखंड हो सकते हैं +-1, +-2 और +-3। ये हो सकते हैं हमारे 6 के गुणनखंड। हमने 6 के गुणनखंड ज्ञात कर लिए, +-1, +-2 और +-3। अब इनमें से एक एक करके वैल्यू हमें रखनी होती है py में और देखना पड़ता है कि किस वैल्यू पर py का मान 0 आ रहा है। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए हम py में y बराबर 2 रख लेते हैं ताकि वीडियो छोटा बने, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमने यहाँ से कोई ये +-1 में से 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, +2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, +3 या -3 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख रहे हैं y बराबर 2। अब y बराबर 2 रखेंगे तो py हो जाएगा p2 बराबर y² है तो y की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, माइनस 5y है तो 5 इंटू y की जगह 2 रख दिया, +6 है तो +6 रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं तो p2 कितना हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 5 गुणा 2 हो जाएगा 10, +6 है तो +6 लिख दिया। अब देखिए 4 और 6 10 होंगे और 10 माइनस 10 0 होगा, 0 होगा, तो p2 आ गया 0 0। तो हम कह सकते हैं कि y माइनस 2 जो है वो दिए गए बहुपद py का एक गुणनखंड होगा। क्योंकि हमने 2 रखा था इसलिए चिन्ह बदल के लिखना होता है, तो y माइनस 2 है py का एक गुणनखंड होगा। तो y माइनस 2 तो हो गया हमारा py का एक गुणनखंड। अब py में y बराबर 3 रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो py क्या हो जाएगा p3 बराबर y² है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5y है तो -5 इंटू 3 हो जाएगा, +6 है तो +6 लिख दिया। अब p3 बराबर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 5 गुणा 3 हो जाएगा 15, +6 है ही। अब देखो 9 6 होता है 15, 15 माइनस 15 0, तो p3 भी आ गया 0। तो y बराबर 3 रखा तो हमें 0 मिला, तो हम कह सकते हैं y माइनस 3 बहुपद py का एक गुणनखंड होगा। चिन्ह बदलना होता है, क्योंकि 3 यहाँ आएगा तो y माइनस 3 हो जाएगा, तो y माइनस 3 जो है बहुपद py का एक गुणनखंड होगा। तो y माइनस 3 भी py का एक गुणनखंड होगा। y माइनस 2 जो है py का एक गुणनखंड पहले ही हम निकाल चुके हैं और इसके 2 ही गुणनखंड होंगे क्योंकि y की अधिकतम घात 2 है। तो दोनों गुणनखंड लिख लिए हमने, y माइनस 2 और y माइनस 3। अब y की अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, तो y² माइनस 5y प्लस 6 को हम लिख सकते हैं y माइनस 2 गुणा y माइनस 3 जो इसके दोनों गुणनखंड हैं। और यही इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 15 में बच्चों हमसे कहा गया है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। तो हमें x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो दिया गया बहुपद है वो px है। तो मान लीजिए px बराबर x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसमें अचर पद कौन सा है -120, ठीक है, अचर मतलब जिसमें कि चर नहीं है यानी कि x नहीं है। तो अब हम -120 के सभी गुणनखंडों का पता लगाएंगे, मतलब -120 से किस किस में भाग जा सकता है पूरा के पूरा, वो नंबर्स को, वो संख्याओं का पता लगाएंगे। तो देखो बच्चों +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, मतलब सभी प्लस माइनस में ही होंगे, 6 8 10 12 15 20 24 30 60 और 120, ये सभी हैं -120 के गुणनखंड, ठीक है। तो ये बहुत सारे गुणनखंड हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वैसे तो एक एक करके देख सकते हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटे को रख लेते हैं।
पी एक्स में x बराबर 1 रख के देख लेते हैं। तो पी एक्स में x बराबर 1 रखने पर, तो पी एक्स में x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा P1 बराबर x क्यूब है तो 1 का क्यूब माइनस 23x² है तो माइनस 23, x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, प्लस 142x है तो प्लस 142 यानी कि 142, x की जगह रख दिया गुना में 1, माइनस 120 है तो माइनस 120 लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं तो P1 बराबर 1 का क्यूब आएगा 1, माइनस 23 को वही लिखा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा वो लिख दिया, प्लस 142, 142 गुणा 1 होगा 142, माइनस 120 है तो माइनस 120 लिख दिया। इसको आगे हल कर लेते हैं तो P1 बराबर, अब देखो 1 को 1 लिखा, माइनस को माइनस लिखा, 23 गुणा 1 होगा 23, और देखिए 142 में से 120 को घटाएंगे तो मिलेगा 22। अब 1 और 22 होगा 23 और यह माइनस का 23, 23 में से 23 जाएगा तो बचेगा 0 यानी कि 0। तो P1 आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो है x माइनस 1 बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि x बराबर 1 रखने पर 0 मिला है Px। ठीक है, तो 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः x माइनस 1 बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा। तो x माइनस 1 जो है बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा। तो हमने दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड निकाल लिया x माइनस 1। यह हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो दिया गया बहुपद है वो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, वो त्रिघाती है, एक्स क्यूब दिया था। तो एक जो है गुणनखंड हमें इसी तरीके से निकालना पड़ा। अब इससे क्या करेंगे, अब हम द्विघात समीकरण निकाल लेंगे दिए गए बहुपद का एक। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो x माइनस 1 गुणनखंड निकाला हमने उससे दिए गए बहुपद को भाग देंगे। तो दिया गया बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, वो लिख दिया हमने। अब इसमें भाग देंगे x माइनस 1 का। ठीक है, तो ये पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमें भागफल मिलेगा वो हमारा एक द्विघात समीकरण होगा। फिर उसे हम हल कर लेंगे, उसके भी दो गुणनखंड निकाल लेंगे आसान तरीके से। तो अब देखिए इसका तरीका क्या होता है। इसमें जो है सबसे बड़ी घात जो है एक्स क्यूब है और x माइनस 1 में जो है सबसे बड़ी घात x है। तो ये रफ काम करेंगे हम यहाँ पर। तो x क्यूब में भाग देंगे x का तो मिलेगा x²। तो भागफल का पहला पद आ गया x²। अब x का गुणा x² से करिए तो आएगा x क्यूब। ठीक है, माइनस 1 का गुणा x² से करेंगे तो आएगा माइनस x²। अब इसको घटाना है तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए ऊपर वाला प्लस का एक्स क्यूब है, नीचे वाला माइनस का एक्स क्यूब है, तो ये कट जाएगा। अब शेषफल क्या बचेगा हमारा, नीचे ये माइनस 23x² है और ये प्लस का x² है, तो माइनस 22x² और बाकी जो प्लस 142x माइनस 120 है वो लिख दिया। अब यहाँ पे जो आया है उसमें x का घात का सबसे बड़ा पद कौन सा है, माइनस 22x²। तो माइनस 22x² में x का भाग देंगे रफ में, तो माइनस 22x² में x का भाग देंगे तो भागफल का अगला पद आ जाएगा। माइनस 22x² में x का भाग देंगे तो कितना बचेगा, माइनस 22 के x। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 22x। अब माइनस 22x का गुणा करेंगे x से तो मिलेगा माइनस 22x²। माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 22x का तो मिलेगा प्लस 22x। अब चिन्ह बदल देंगे। अब देखिए ऊपर माइनस 22x² है, नीचे प्लस का 22x² है, कट जाएगा आपस में। क्या बचेगा, ये 142x है और ये माइनस 22x है, तो मिलेगा 120x और ये माइनस 120 को वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब x का सबसे बड़ा पद क्या है जो बचा है उसमें, 120x। तो 120x में x का भाग देंगे रफ में, 120x में x का भाग देंगे, x से x कट जाएगा, बचेगा 120। तो भागफल में आ जाएगा प्लस के 120। अब 120 का गुणा करेंगे x से तो आएगा 120x और माइनस 1 से गुणा करेंगे 120 का तो आएगा माइनस 120। अब दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखिए ऊपर है 120 माइनस 120x माइनस 120, नीचे है माइनस 120x प्लस 120, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा, शून्य, शून्य बच गया। तो यहाँ पर हमारी भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई। तो हमें गुणनखंड क्या मिल गए, x² माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो हम दिए गए बहुपद Px जो x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 है उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 गुणा जो भागफल मिला x² माइनस 22x प्लस 120। तो अब हम जो है x² माइनस 22x प्लस 120 जो द्विघात समीकरण है उसके दो गुणनखंड निकालने हैं, क्योंकि x की घात 2 है, द्विघात समीकरण है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम लिख रहे हैं ax², b को लिख रहे हैं p प्लस q, x को x ही लिखा प्लस c, बराबर जो हमारा द्विघात समीकरण है x² माइनस 22x प्लस 120। अब इक्वेट कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो ax² है इधर और ये x² है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1,
इधर बी एक्स है, इधर -22x है, तो b बराबर आ जाएगा -22। यहाँ पर 120 है और ये c है, तो c बराबर आ जाएगा 120 अचर पद। अब मध्य पद को विभक्त करके जो मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे। तो यदि ऐसी दो संख्याएं p और q ज्ञात कर सकें जिसमें कि p प्लस क्यू बराबर b आ जाए, ठीक है, p प्लस क्यू दो संख्या निकालनी जो b के बराबर हो, b कितना -22, और दूसरी कंडीशन क्या, p गुणा q वो a गुणा c के बराबर आ जाए। अब p प्लस क्यू जो है वो -22 हो जाए क्योंकि b के बराबर हम मान रहे हैं, और p गुणा q a गुणा c के बराबर हो, a है 1 और c है 120, तो 1 गुणा 120, 1 गुणा 120 होगा 120, तो p गुणा q हो 120। अब हम 120 के सभी गुणनखंडों का पता लगाएंगे पहले तो वही हमने जो पहले भी लगाए थे, प्लस माइनस में होंगे सारे, 1 से लेके 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 60 और 120, ये पता लगा लिए। अब इसमें से हमें दो ऐसी संख्या निकालनी है जिनका जो है गुणनफल तो 120 हो, ठीक है, और जो है योगफल जो है -22 हो। तो आप देखेंगे अगर एक संख्या -10 लें, दूसरी -12 लें, इसमें से इन गुणनखंडों में से -10 और -12, तो इनका योगफल कितना होगा, -10 और -12, इनका योगफल होगा -10 और -12 का -22, जो कि b के बराबर है हमारा, ठीक है, जो b है हमारा उसके बराबर है। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, -10 और -12, माइनस माइनस कटेगा, 10 गुणा 12 होगा 120, तो हमें 120 मिल जाएगा p गुणा q। तो हमें p और q के मान मिल गए, p होगा हमारा -10 और q होगा हमारा -12। हमने p और q निकाल लिए, p बराबर -10 और q बराबर -12। तो अब गुणनखंड हो जाएंगे हमारे, x² -22x प्लस 120 को हम लिख सकते हैं x² प्लस -10 -12, -10 और -12 होगा -22 इंटू एक्स प्लस 120, वही लिख दिया। अब ब्रैकेट को खोल लेंगे तो x² प्लस माइनस माइनस होगा तो -10 गुणा x -10x, प्लस माइनस माइनस होगा और -12 गुणा x -12x, प्लस 120 को प्लस 120 लिख दिया। अब शुरू के दोनों पदों में जो है x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x² में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, -10x में से x कॉमन लेंगे तो -10 बचेगा। अब अंतिम दो पद हैं उनमें से -12 कॉमन ले रहे हैं, -12 कॉमन लेंगे -12x में से तो x बचेगा, 120 में से -12 कॉमन लेंगे तो -10 बचेगा। अब दोनों पदों में x -10 कॉमन आ गया, तो x -10 कॉमन आ गया तो x -10 कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा x -12, तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारा x -12, तो x² -22x प्लस 120 के गुणनखंड क्या आ गए, x -10 गुणा x -12। तो हम कह सकते हैं जो हमें बहुपद दिया था x² -23x² प्लस 142x माइनस 120, इसके गुणनखंड क्या होंगे। देखो पहला तो x -1 तो हम निकाल ही चुके हैं, और ये x² -22x प्लस 120, इसके गुणनखंड आ गए x -10 गुणा x -12, तो ये गुणनखंड आ गए हमारे x -1 गुणा x -10 गुणा x -12, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बच्चों, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उदाहरण 16 में बच्चों हमसे कहा गया है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न के दो भाग हैं, पहले भाग में हमें कहा गया है x+3 गुणा x+3 और दूसरे भाग में x-3 गुणा x+5। तो आइए एक एक करके दोनों को हल करते हैं। पहले वाले को हल करते हैं। तो पहला वाला है x+3 गुणा x+3, तो ये a+b गुणा a+b के रूप में है। a+b गुणा a+b होता है a+b का होल स्क्वायर, और a+b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + 2ab + b², जहां पर a हो जाएगा x और b हो जाएगा 3। अब मान रख देते हैं, तो x+3 गुणा x+3 कितना हो जाएगा a², a है x तो x² रख दिया, प्लस 2ab तो 2 लिख दिया, a है हमारा x तो x लिख दिया, गुणा b है 3 तो 3 लिख दिया, प्लस b² b है 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं, तो x² तो x² ही रहेगा, प्लस 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणा x, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हमारा उत्तर आ गया x² + 6x + 9। यह हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया x -3 गुणा x+5, तो इसे हम कह सकते हैं x + a गुणा x+b के रूप में फॉर्म में है, ठीक है। जब -3 है तो a की जगह हम -3 रख देंगे, तो इसका सूत्र होता है x + a गुणा x+b का x² प्लस कोष्टक के अंदर a + b
गुणा एक्स प्लस ए गुणा बी। यहाँ पर हमारा एक्स तो एक्स ही रहेगा, ए हो जाएगा हमारा -3 और बी हो जाएगा हमारा 5। तो मान रख देते हैं ए और बी के। तो x -3 गुणा एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए कितना है -3, तो ए को रखा -3, प्लस बी कितना है 5, तो बी को रखा 5, गुणा एक्स है तो गुणा एक्स, प्लस ए गुणा बी, ए है हमारा -3 तो -3 गुणा बी, बी है 5 तो 5 रख दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहा। अब ये देखिए, ये प्लस और ये है -3, ये है +5, तो -3 और +5 होंगे हमारे प्लस के 2, तो ये आ जाएगा +2x। बाद में x है तो गुणा x से हो जाएगा, माइनस ये प्लस और माइनस है तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3 गुणा 5 हो जाएगा 15। तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा। उदाहरण 17 में बच्चों हमसे कहा गया है सीधे गुणा ना करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें 105 गुणा 106 को सीधे गुणा नहीं करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो करते हैं बच्चों। 105 गुणा 106 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 105 को हम लिख सकते हैं 100 + 5, ठीक है, 100 + 5 लिख सकते हैं। 100 + 5 होगा हमारा 105, गुणा का निशान और फिर जो है 106 है, 106 को लिख सकते हैं 100 + 6, तो लिख दिया। अभी हमारे किस रूप में आ गया? देखो 100 + 5 गुणा 100 + 6, ये हो गया x + a गुणा x + b के रूप में। यहाँ पर 100 हो जाएगा x और 5 हो जाएगा a और 6 हो जाएगा b। हम जानते हैं x + a गुणा x + b होता है x² प्लस कोष्टक में ब्रैकेट में a + b गुणा x प्लस a गुणा b। अब मान रख देते हैं x और a और b के। x है 100 और a है 5 और b है 6, तो हमारा ये हो जाएगा x स्क्वायर, x है 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर a + b, a है 5 तो 5 प्लस b है 6 तो +6 गुणा x कितना है 100 तो 100 लिख दिया, प्लस a गुणा b, a है 5 तो 5 लिख दिया, b है 6 तो 6 लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे बस। तो 100 का वर्ग 100 स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 5 + 6 हो जाएगा 11 गुणा 100 है तो गुणा 100 लिख दिया, प्लस 5 गुणा 6 हो जाएगा 30। अब इसको और हल कर लेते हैं। तो देखो 10,000 को 10,000 लिखा हमने, 11 गुणा 100 हो जाएगा 1100, प्लस 30 है तो प्लस 30 लिख दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो 10,000 में 1100 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 11,100 और 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11,130। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 11,130। तो 105 गुणा 106 कितना आ गया हमारा? 11,130, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 18 में बच्चों हमसे कहा गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके दो भाग हैं। पहले भाग में 49a² + 70ab + 25b², दूसरे भाग में है 25/4x² - y²/9। तो दोनों को एक एक करके हल करेंगे। तो पहले भाग को हल कर लेते हैं। पहले भाग में हमें दिया गया है 49a² + 70ab + 25b²। हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, मतलब इनको गुणा के रूप में लिखना है। तो बच्चों देखिए 49a², इसको हम क्या लिख सकते हैं? 49 होता है 7 का स्क्वायर और a² तो a² है ही, तो 49 गुणा a² हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर। उसी प्रकार आप देखिए 25b², 25 होता है 5 का स्क्वायर और b² तो है ही, तो 25b² क्या हो जाएगा? 5b का होल स्क्वायर। और फिर 70ab जो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7a गुणा 5b। देखिए 2 गुणा 5 होगा 10, 10 गुणा 7 होगा 70, 70 और फिर ये ab है तो ये हो जाएगा 70ab के बराबर। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये जो है 49a² + 70ab + 25b², उसको हम 49a² को क्या लिख सकते हैं? 7a का होल स्क्वायर, प्लस 70ab को लिख सकते हैं 2 गुणा 7a गुणा 5b, अभी देखा हमने, प्लस 25b² को लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो 7a² प्लस 2 गुणा 7a गुणा 5b प्लस 5b² है, ये किस रूप में होगा? x² प्लस 2xy प्लस y²। यहाँ पर जब हम इसके साथ दिए हुए व्यंजक की तुलना करेंगे, इसकी 7a² प्लस 2 गुणा 7a गुणा 5b प्लस 5b², तो x बराबर कितना मिलेगा? देखो x², तो ये 7a जो है वो x के बराबर आएगा, तो x बराबर 7a, ठीक है। अब देखिए y², तो ये 5b² है, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5b, ठीक है। और यहाँ पर 2 गुणा xy है, तो 2 गुणा 7a गुणा 5b है, तो x आ गया 7a और y आ गया 5b। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं x² प्लस 2xy प्लस y² को हम लिख सकते हैं
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर x है 7a और y है 5b। तो ये जो दिया गया व्यंजक है जिसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था 7a स्क्वायर प्लस 2 गुणा 7a 5b प्लस 5b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 7a और y बराबर 5b है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा 7a प्लस 5b गुणा 7a प्लस 5b। और बच्चों यही हमारा प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, हमने गुणनखंड कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग की तरफ। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया गया है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। तो इसे हमें सर्व समीकरणों के रूप में लिखना होता है। तो देखिए 25/4 एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 25 होता है 5 का स्क्वायर, बटे में 4 है जो कि होता है 2 का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर दे ही रखा है। तो 25/4 गुणा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/2 गुणा एक्स का होल स्क्वायर। उसी प्रकार वाई स्क्वायर बटे 9, देखो वाई का तो स्क्वायर दे ही रखा है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो वाई स्क्वायर बटे 9 को हम लिख सकते हैं वाई बटे 3 का होल स्क्वायर। तो जो दे रखा है हमें 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/4 गुणा एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 5/2 गुणा एक्स का होल स्क्वायर, लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। वाई स्क्वायर बटे 9 को क्या लिख सकते हैं, वाई बटे 3 का होल स्क्वायर, वो लिख दिया। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ दिए हुए व्यंजक की तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या होगा, ए क्या हो जाएगा हमारा 5/2 एक्स और बी क्या हो जाएगा वाई बटे 3। ठीक है, अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो बस यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ व्यंजक है, ठीक है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र रखेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए क्या है यहाँ पे 5/2 एक्स, तो 5/2 एक्स प्लस बी क्या है वाई बटे 3, तो वाई बटे 3 गुणा ए क्या है 5/2 एक्स, तो वो लिख दिया, माइनस का चिन्ह लग गया, बी क्या है वाई बटे 3, वो लिख दिया। तो बच्चों ये हमारा उत्तर आ गया प्रश्न के दूसरे भाग का, 5/2 एक्स प्लस वाई बटे 3 गुणा 5/2 एक्स माइनस वाई बटे 3। उदाहरण 19 में बच्चों हमसे कहा गया है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसको हम सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो दिए हुए व्यंजक की x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से तुलना करने पर हम यह पाते हैं। तो देखो x क्या हो जाएगा हमारा 3a, y क्या हो जाएगा हमारा 4b और z क्या हो जाएगा हमारा 5c। अब बच्चों हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब x y और z के मान रख देते हैं। तो x है 3a, y है 4b, z है 5c। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, x है 3a तो 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y है 4b तो 4b का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, z है 5c तो 5c का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2 को 2 लिखा, x है 3a तो 3a लिखा, y है 4b तो 4b लिखा प्लस 2yz। तो प्लस को प्लस लिखा, 2 को 2 लिखा, y है 4b तो 4b लिखा, z है हमारा 5c तो 5c लिख दिया प्लस 2zx। प्लस को प्लस लिखा, 2 को 2 लिखा, z है हमारा 5c तो 5c लिखा, x है हमारा 3a तो 3a लिख दिया। अब बस हमें इसको हल करना है। तो बराबर 3 का स्क्वायर होगा 9 और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर। प्लस का चिन्ह लगा दिया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, तो 4b का होल स्क्वायर होगा 16b स्क्वायर। प्लस का चिन्ह लगा दिया, 5c का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। प्लस अब देखो 2 गुणा 3 होगा 6, 6 गुणा 4 होगा 24, तो 24 a गुणा b होगा ab, तो ये हो जाएगा 24ab। फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, देखो 2 गुणा 5 होता है 10, 10 गुणा 4 होगा 40, फिर है bc तो 40 bc। प्लस का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणा 5 होता है 10, 10 गुणा 3 होता है 30, तो ये हो गया 30, c गुणा a है तो ca लिख दिया। तो ये हमारा उत्तर आ गया बच्चों क्या, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 20 में बच्चों हमसे कहा गया है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, 4a माइनस 2b माइनस 3c के होल स्क्वायर को खोलना है।
तो दिए हुए व्यंजक की x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के साथ तुलना करने पर हम यह पाते हैं। क्या होगा, x हो जाएगा हमारा 4a, लिख दिया हमने। y कितना हो जाएगा -2b, लिख दिया हमने। z कितना हो जाएगा -3c, लिख दिया हमने। अब बच्चों हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें x प्लस एक्स वाई और z के मान रख देंगे। तो x है 4a तो 4a रख दिया, y है -2b तो -2b रख दिया, z है -3c तो -3c रख दिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a -2b -3c का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स है 4a तो 4a का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर है वाई स्क्वायर, वाई है -2b तो -2b का होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, जेड है -3c तो -3c का होल स्क्वायर, प्लस 2xy तो 2 लिख दिया। x है हमारा 4a तो 4a लिख दिया, y है -2b तो -2b लिख दिया। फिर प्लस 2yz तो प्लस 2 लिख दिया, और फिर y हमारा -2b है तो -2b लिख दिया, z -3c है तो -3c लिख दिया, प्लस 2zx तो प्लस 2 लिख दिया, z -3c लिख दिया, और x को लिख दिया 4a। अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 4a का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो ये होगा 16 स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा दिया। -2 का होल स्क्वायर होता है 4 तो 4 लिख दिया, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, तो ये हो गया 4b स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा दिया। -3 का स्क्वायर होता है 9, सी का स्क्वायर होता है सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है और इसमें एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 2 गुणा 4 होता है 8, 8 दूनी होता है 16, तो ये 16 लिख दिया। फिर ए बी है तो ए बी लिख दिया। फिर देखिए ये प्लस का चिन्ह है और ये 2 माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये प्लस का ही चिन्ह रहेगा। अब 2 गुणा 2 होता है 4, 4 गुणा 3 होता है 12, तो 12 लिख दिया। फिर b गुणा c है तो bc लिख दिया। फिर ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। 2 गुणा 3 होगा 6, 6 गुणा 4 होगा 24, 24 लिख दिया। c गुणा a हो जाएगा ca। तो बच्चों यही हमारा उत्तर आएगा क्या, 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ca। बच्चों अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बच्चों ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उदाहरण 21 में बच्चों हमसे कहा गया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंड कीजिए। तो हमें इसे गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे हम क्या करते हैं, इसको जो हमारी सर्वसमीकाएं हैं उनमें से किसी रूप में ही आ सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, a बराबर 2x मान लिया क्योंकि ये 4x स्क्वायर है, अगर हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। और b बराबर -y माना, क्यों, देखो ये जो माइनस के टर्म्स हैं, माइनस के पद हैं, उन दोनों में y आ रहा है तो b बराबर -y मान लिया, इसलिए x और z वाले पद में माइनस नहीं है तो उनको हमने माइनस में नहीं माना, और c बराबर z मान लिया। अब बच्चों हमने सर्वसमीका पढ़ी थी, सूत्र पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो ये जो हमें दिया है ये a इसी रूप में दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस हमें इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिख दिया तो हम उसको डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। अब देखिए 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर को हमने लिखा माइनस y का होल स्क्वायर, माइनस y का होल स्क्वायर भी y स्क्वायर ही होता है, प्लस z स्क्वायर को z स्क्वायर ही लिखा, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। अब देखिए 2 लिखा और 2x लिखा और माइनस y लिखा, ठीक है, क्योंकि a को हमने 2x माना है, b को माइनस y। अब देखिए इसका गुणनफल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और x है तो ये माइनस 4x हो जाएगा, तो माइनस 4x और ये y है तो ये माइनस 4xy हो जाएगा और माइनस 4xy दिया है। उसी प्रकार अगला पद देखिए प्लस 2 लिखा हमने, फिर bc तो माइनस y और z को रख दिया। अब इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2yz ही दिया है, फिर प्लस का 2 लिख दिया, 2ca है, c कितना है z,
जेड लिख दिया। ए कितना है 2x, तो 2x लिख दिया। अब देखो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और जेड गुणा एक्स जेड एक्स हो जाएगा। यही दे रखा है हमें, एक्स जेड के लिए या जेड एक्स के लिए की बात है, 4x जेड दे रखा है, यहाँ पे भी 4x जेड आ जाएगा। तो अब इसको इस सूत्र से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए है 2x तो 2x प्लस बी है माइनस वाई तो माइनस वाई प्लस सी है जेड तो जेड का होल स्क्वायर। अब 2x को 2x लिखा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बस इसके गुणनखंड आ गए, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो यही गुणनखंड हो गए हमारे। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 22 में बच्चों हमसे कहा गया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रश्न के दो भाग में, दोनों भागों में हमें दो घन दे रखे हैं, दोनों को हमें प्रसारित रूप में लिखना है, मतलब कि खोल के लिखना है। तो पहला भाग में दे रखा है 3a प्लस 4b का होल क्यूब और दूसरे में दे रखा है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। सूत्र पर आधारित प्रश्न है, आसानी से हम कर लेंगे। तो दिए हुए व्यंजक की x प्लस वाई के होल क्यूब से तुलना करने पर हम पाते हैं कि x बराबर क्या होगा 3a, क्योंकि अभी हम पहले वाले को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और y बराबर क्या आ जाएगा 4b। और बच्चों आपने पढ़ा हुआ है x प्लस वाई के होल क्यूब का सूत्र होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो मान रख देते हैं x का मान 3a और y का 4b। तो देखिए 3a प्लस 4b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब, x है 3a तो 3a का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई है 4b तो 4b का होल क्यूब प्लस 3xy, 3 लिखा, x है 3a वो लिखा, y है 4b वो लिखा, ब्रैकेट में x प्लस वाई, x है 3a प्लस y है 4b तो प्लस 4b। अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा, देखो 3 का क्यूब आएगा 27, 3 गुणा 3 9, 9 तिया 27, a का क्यूब a क्यूब, तो ये हो गया 27 गुणा a क्यूब, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 4 का क्यूब होगा 64, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64, और b का क्यूब होगा b क्यूब, तो ये हो जाएगा 64 b क्यूब, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 4 36, तो 36 लिख दिया, और a और b है तो a b, तो 36 a b, और ब्रैकेट में जो था 3a प्लस 4b वही लिख दिया। अब बस ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब, तो वही लिख दिया, प्लस अब देखो 36 गुणा 3 होगा 108, तो 108 लिख दिया, फिर a गुणा a स्क्वायर और इंटू b, तो ये हो जाएगा 108 a स्क्वायर b, फिर प्लस, और प्लस है तो प्लस आएगा, 36 गुणा 4 होगा 144, और a है तो a लिख दिया, b गुणा b हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 a b स्क्वायर। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा उत्तर आया है 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर। तो ये हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग की ओर। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें घन दिया है 5p माइनस 3 क्यूब का होल क्यूब, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दिए हुआ जो व्यंजक है उसकी तुलना करेंगे x माइनस वाई के होल क्यूब से। तो यहाँ पर फिर x हो जाएगा हमारा 5p और y हो जाएगा 3 क्यूब। और बच्चों हम पढ़ चुके हैं x माइनस वाई के होल क्यूब का सूत्र होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। x और y के मान रख देते हैं, तो 5p माइनस 3 क्यूब का होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, x क्यूब, x है 5p तो 5p का होल क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस y क्यूब, y है 3 क्यूब तो 3 क्यूब का होल क्यूब, माइनस 3xy तो माइनस 3, x है 5p और y है 3 क्यूब वो लिख दिया, ब्रैकेट में x माइनस वाई, x है 5p माइनस y है 3 क्यूब तो माइनस 3 क्यूब। ये आ गया। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, देखो 5 का क्यूब होगा 125, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, और p का क्यूब p क्यूब, तो 125 p क्यूब, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 3 का क्यूब 27, 3 गुणा 3 9, 9 तिया 27, और q का क्यूब q क्यूब, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर देखो 3 गुणा 5 होगा 15, 15 गुणा 3 होगा 45 लिख दिया, और पी क्यू है तो पी क्यू लिख दिया, ब्रैकेट में 5p माइनस 3q है तो 5p माइनस 3q लिख दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब तो वही रहेगा। फिर देखिए ये माइनस है तो 45 गुणा 5 होगा 225, तो माइनस 225, पी गुणा पी होगा पी स्क्वायर, गुणा में क्यू है तो क्यू आ जाएगा। अब ये अंदर देखिए माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 45 गुणा 3 होगा 135, पी को पी लिखा, क्यू गुणा क्यू होगा क्यू स्क्वायर। ये हमारा उत्तर आ गया बच्चों, क्या 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब माइनस 225 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 135 पी क्यू स्क्वायर।
तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 23 में हमसे कहा गया है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में बोला है 104 के होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए और प्रश्न के दूसरे भाग में बोला है 999 के होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, परंतु सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके, मतलब कि जो है सूत्रों का प्रयोग करना है हमें। तो यहाँ पर हम सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो पहले प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं 104 के होल क्यूब को। तो 104 का होल क्यूब, 104 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100 या कहते हैं 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। 100 प्लस 4 होगा 104। तो 104 को लिखा हमने 100 प्लस 4, तो 104 का क्यूब हो जाएगा 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब हम जानते हैं सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर a हो जाएगा हमारा 100 और b हो जाएगा हमारा 4, मान रख देंगे। तो 100 प्लस 4 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब है, तो a है 100 तो 100 का क्यूब, प्लस b क्यूब है तो प्लस लिख दिया, b है 4 तो 4 का क्यूब, प्लस 3ab है 3 लिखा, प्लस 3 a की जगह लिखेंगे 100 और b की जगह लिखेंगे 4। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी है, a की जगह 100 b की जगह 4, तो 100 प्लस 4 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। 100 प्लस 4 का होल क्यूब होगा, 100 प्लस 4 कितना होगा 104, तो 104 का होल क्यूब बराबर 100 का क्यूब कितना होगा, 100 है तो 100 का गुणा 100 से करेंगे 3 बार, तो 2 जीरो है तो 6 जीरो आ जाएंगी हमारी, तो 1 के बाद 6 जीरो आ जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दी, 10 लाख आ जाता है हमारा। प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 64, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64 होगा। अब देखो 3 गुणा 4 होगा 12, 12 गुणा 100 होगा 1200, तो 1200 लिख दिया, ब्रैकेट में 100 प्लस 4 हो जाएगा 104। अब इसको हल कर लेंगे। तो 104 का होल क्यूब बराबर 10 लाख में 64 को जोड़ दीजिए, तो 10 लाख 64 हो गया, प्लस 1200 का गुणा 104 से करेंगे तो आएगा 1,24,800। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब 10 लाख 64 में 1,24,800 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11,24,864। तो यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है बच्चों, 11,24,864। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें 999 का होल क्यूब निकालना है। तो 999 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। तो 999 का होल क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। अब हम सूत्र लगा देंगे। अब हमने सूत्र पढ़ रखा है a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर a हो जाएगा 1000 और b हो जाएगा 1। अब सूत्र में मान रख देते हैं। तो a की जगह 1000 रखेंगे, b की जगह 1, तो 1000 माइनस 1 का होल क्यूब किसके बराबर होगा, a क्यूब, a है 1000 तो 1000 का होल क्यूब, माइनस b क्यूब, माइनस b है 1 तो 1 का क्यूब, माइनस 3ab तो माइनस 3, a है 1000 b है 1 ब्रैकेट में a माइनस बी, a है 1000 b है 1 तो 1000 माइनस 1। अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो 1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा 999, तो ये हो गया 999 का होल क्यूब बराबर 1000 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 3 जीरो है 1000 में, क्यूब होगा तो ऐसे ही 6 जीरो और लग जाएंगे, 9 जीरो लगेंगी, क्योंकि देखो 3 है स्क्वायर होता तो 6 जीरो होती, क्यूब है तो 9 जीरो होंगे। तो 1 के बाद 9 जीरो लगा दी हमने, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 1 का क्यूब होगा 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर 3 गुणा 1 तो 3 होगा और 1000 से गुणा करेंगे तो 3 का 1 3000 आएगा, ब्रैकेट में 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो 999 आएगा। अब ये कितना आएगा, देखो इतने बड़े में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 बार 9 आएगा, 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है, माइनस अब 3000 का गुणा 999 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 29,97,000, वो लिख दिया हमने। अब इतने सारे 9 में से इसको माइनस कर देंगे, बड़ा आसान है माइनस करना। देखो पहले 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर दूसरे 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर तीसरे 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर इस 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर ये 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, फिर ये 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, फिर बाकी के दोनों ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 997,002,999। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 24 में बच्चों हमसे कहा गया है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो हमें गुणनफल के रूप में लिखना है इसको, दिए गए व्यंजक को। तो ये कुछ हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² भी प्लस 3ab² के रूप में लग रहा है। कैसे, अभी देख लेते हैं। परंतु हम जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² भी प्लस 3ab² ये होता है a प्लस b का होल क्यूब। अब देख लेते हैं कि देखो 8x³ है, इसको ये क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब, क्योंकि x का क्यूब ही होगा और 8 होगा 2 का क्यूब, तो 8x³ को लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। अब 2x को मान लेंगे हम a, तो ये हो जाएगा a³, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 2x। उसी प्रकार 27y³ जो है, ठीक है, 27 या 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, y³ तो y³ है ही, तो 27y³ को जो है 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, जिसे हम मान लेंगे b³। तो b क्या हो जाएगा, देखो b हो जाएगा 3y, तो b लिख दिया हमने 3y। अब देखिए जो 36x² दे रखा है उसको हम टुकड़ों में ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2x का होल स्क्वायर गुणा 3y। अब पहले तो इसको देख लेते हैं क्या ये 36x² के बराबर है कि नहीं। अब आप देखिए 3 गुणा 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है, 4 गुणा 3 होगा 12, 12 गुणा 3 होगा 36, तो ये 36 तो आ गया, फिर x का स्क्वायर आ गया, y आ गया, तो ये पूरा 36x² के बराबर आ गया। अब देखिए 3 है यहाँ पर, 2x क्या था हमारा a, तो ये a² हो जाएगा, और 3y क्या है हमारा b, तो ये b है, तो ये 3a² b के रूप में आ गया। अब 54xy² को देख लेते हैं। 54xy² को हमने लिखा 3 गुणा 2x गुणा 3y का होल स्क्वायर। पहले तो देख लेते हैं कि ये 54xy² के बराबर है भी या नहीं है। तो देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, फिर x और ये y का स्क्वायर होगा तो xy², तो 54xy² आ गया। 3 है यहाँ पर तो 3 लिख दिया, 2x क्या है हमारा a, तो a लिख दिया, 3y क्या है b, तो ये 3y का होल स्क्वायर है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, 3ab² के रूप में आ गया। अब आप देखिए जो हमें दिया गया व्यंजक है उसको 8x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब वो लिख दिया। 27y³ को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब वो लिख दिया। 36x² को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2x का होल स्क्वायर गुणा 3y वो लिख दिया। 54xy² को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2x गुणा 3y का होल स्क्वायर वो लिख दिया। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे यही वाला a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये होता है a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ पर a है 2x और b है 3y, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब, a की जगह रख देंगे 2x और b की जगह रख देंगे 3y, तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब आ जाएगा। होल क्यूब का मतलब 3y गुणा करना है, तो 2x प्लस 3y गुणा 2x प्लस 3y गुणा 2x प्लस 3y, तो ये गुणनखंड आ गए हमारे, और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 25 में बच्चों हमसे कहा गया है 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz का गुणनखंड कीजिए। तो हमें इसे गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बच्चों ये हमें जो है कुछ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के रूप का दिख रहा है, और हम जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc होता है a प्लस b प्लस c एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो पहले तो देख लेते हैं क्या ये इसी रूप का है। तो देखिए 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब ही होगा, तो 2x को a मान लेंगे तो ये हो जाएगा a³, तो a हो गया हमारा 2x। y³ को जो है b³ मान लेते हैं तो y हो जाएगा b, तो b बराबर आ गया हमारा y। 27z³ को हम लिख सकते हैं 3z का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, और z का क्यूब भी होगा। अब 3z को अगर हम c मान लेंगे तो 3z का होल क्यूब हो जाएगा c³, तो c बराबर 3z आ गया। अब देख लेते हैं 18xyz, ये 3abc के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो 3 तो लिखा, a 2x लिखा, b को y लिखा, c को 3z लिखा। अब देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ये तो हो गया, और xyz तो 18xyz के बराबर हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 3abc। तो ये इसी रूप का हो गया। तो अब ये सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो जो हमें दे रखा है 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz, ये किसके बराबर हो जाएगा इस सूत्र से, a प्लस b प्लस c। तो a की जगह 2x रख देंगे, b की जगह y रख देंगे, c की जगह 3z रख देंगे, तो 2x प्लस y प्लस 3z। अब कोष्टक में दूसरे में a², तो a है 2x तो 2x का होल स्क्वायर, प्लस b² b है y तो y² प्लस c² c है 3z, 3z का होल स्क्वायर माइनस ab, माइनस a की जगह रख दिया 2x, b की जगह रख दिया y, माइनस bc, b की जगह रख दिया
माइनस का साइन तो लगाई दिया, बी की जगह रख दिया वाई और सी की जगह 3z। माइनस सी है, सी की माइनस का चिन्ह लगा दिया, सी की जगह रख दिया 3z और ए की जगह रख दिया 2x। अब बस इसको हल कर लेते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। पहला कोष्टक तो वही रहेगा 2x प्लस वाई प्लस 3z। दूसरे कोष्टक में 2x का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही रहेगा 3 जेड का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और जेड का स्क्वायर। माइनस का चिन्ह वही रहेगा 2 गुणा एक्स और गुणा वाई हो जाएगा 2xy। माइनस का चिन्ह वही रहेगा वाई गुणा 3z, तो 3 को अलग रख देंगे बाहर और वाई गुणा जेड हो जाएगा yz, तो ये 3yz हो गया। माइनस का चिन्ह लगा दिया, 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, फिर z गुणा x, तो ये हमारा उत्तर होगा 2x प्लस वाई प्लस 3z। दूसरे कोष्टक में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सभी जगह, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और बच्चों अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।